हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमटी स्टडी। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोग मस्त होंगे। आज हम लोग मैथ की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाल दिया था, उसी वीडियो का कुछ पार्ट बच गया था तो उसको हम इंक्लूड करते हुए इस वीडियो को डाल रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेना, जिससे कि पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। और ये लास्ट वीडियो होगा, अब इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके 95% मार्क्स कन्फर्म आने वाले हैं। 35 क्वेश्चन की हमारी जो सीरीज़ थी ये कंप्लीट हो जाएगी और इससे ही आपको ज़्यादातर क्वेश्चन दिखाई देंगे एग्ज़ाम हॉल में आप जब जाइएगा। और जब एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप पेपर दे के आना तो मुझे ज़रूर बताना कि कितने क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए थे। ईमानदारी से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जैसे 29 क्वेश्चन हमारा रह गया था। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब ये आपसे पूछा गया, ये आपका त्रिज्यखंड बनेगा। ये 6 सेंटीमीटर और ये जो त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर दी गई थी। आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आप सिंपल सा फार्मूला होता है, फार्मूला भी एक नंबर में पूछ लेता है, इसलिए आप लोग सावधानी से फार्मूला भी याद रखिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपको सभी को पता होगी कितना होता है, 22/7। आर की वैल्यू इतनी होती है। देन थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 60 डिग्री गिवन है आपको। 60/360 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22, पाई को पाई ही रहने दीजिए। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर यानी 6 × 6 हो जाएगा। देन यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 × 6 6 × 36, 6 से ये 6 कट जाएगा, यानी आपका कितना बच गया पाई 6, यानी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। बस आपका ये फाइनल आंसर हो गया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर और 4 नंबर दोनों में पूछ लिया जाता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 1 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, ये हमेशा 4 नंबर में ही क्वेश्चन आएगा जब भी आएगा। तो पहले मुझे कुछ भी याद करना पड़ेगा। लघु वृत्तखंड ये हमारा वृत्तखंड हो गया, ये आपको निकालना है, और त्रिज्यखंड ये आपका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम त्रिज्यखंड अगर पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, यानी ABC पूरा ABOC अगर पूरा निकाल लें, इनमें से अगर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। मतलब आपसे वृत्तखंड पूछेगा, अगर त्रिज्यखंड ना भी पूछे तब भी आपको त्रिज्यखंड फाइनली डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से निकालना पड़ेगा। तो पहले हम त्रिज्यखंड निकालते हैं। त्रिज्यखंड का फार्मूला क्या होता है बताइए आप लोग। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है, और मैंने पहली वाली क्वेश्चन में करवाया था, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 हो जाएगी, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है, आर की वैल्यू है आपकी 15 × 15, तो 15 × 15 ही लिख देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 ये कैंसिल आउट, 6 × 6 6 × 36 आ जाएगा। यहाँ पर ये पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। तो 6 इंटू 22/7 इंटू 15 इंटू 15। देन इसको हम और कट करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/6 कट करेंगे, तो यहाँ पर 2 × 3 = 6 और 2 × 11 = 22 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 × 1 = 3, 3 × 5 जो बच गया उसको हम नोट कर देंगे। 11 × 5 × 15 और डिवाइड बाई 7, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 7 से, तो 117.8757 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ आप लिख दीजिए चूँकि इसका भी आपको काम लगेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और एक आपका आंसर भी हो जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर इतना आ गया। तो अब हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, अब मुझे निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये निकालना है आपका। ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि हम इस ट्रायंगल को हटा दें, ट्रायंगल को माइनस कर दें, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर ये 60 है, अगर दोनों साइड आमने सामने की साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये भी इक्वल एंगल होगा और ये भी इक्वल एंगल होगा। तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं तीनों एंगल का सम, तीनों कोणों का सम त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देन यहाँ पर इनको x मान लेते, 2x + 60 = कितना हो जाएगा 180। देन 2x = 180 - 60 हो जाएगा, यानी 2x = कितना होगा 120। देन x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 डिग्री, यानी x एक एंगल आपका 60 होगा, यानी तीनों एंगल क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे, यानी ये भी 60 और ये भी 60 हो जाएगा। इस कंडीशन में जब तीनों एंगल 60 हो जाएंगे तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि जिसकी तीनों एंगल समान होते हैं, तीनों साइड समान होती है, समबाहु त्रिभुज होता है। जब वो समबाहु त्रिभुज बनेगा तो यहाँ से हम समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज का फार्मूला यूज कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, फार्मूला आप याद रखिएगा, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें।
ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी है, भुजा आपकी है 15, तो 15 × 15 कर दीजिए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 की वैल्यू होती है 1.732 गुणे 15/4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो 1.732 और 15 15 225 होता है, डिवाइड बाई 4। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे सिंपली, बस आंसर आ जाए। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.732 मल्टीप्लाई बाई 225 डिवाइड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 389.7 डिवाइड बाई 4। देन यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो 97.425 आ जाएगा। आपको निकालना था, ये नहीं निकालना, आपको निकालना था वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला एरिया निकालना है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ये ट्रायंगल निकालना पड़ेगा। तो हम इसको निकाल लेते हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग, अब इसमें स्पेस नहीं बचा है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा आपका त्रिभुज का, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आता है, इसलिए मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लिख लीजिएगा। 117.857 में से अगर क्या निकाल दें हम लोग, निकाल देते हैं 97, त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.425 निकाल देंगे तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 20.432 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 20.432। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, दवा का एक कैप्सूल है, इस तरह से दवा का एक कैप्सूल है, एक बेलन के आकार का है। किस आकार का है, बेलन का आकार का है। इसके दोनों सिरों का एक अर्धगोला लगा है, दोनों सिरों पर एक अर्धगोला यहाँ और एक अर्धगोला यहाँ लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 14 mm है, और उसका व्यास यानी गोले का जो व्यास है, यानी कैप्सूल का व्यास है 5 mm, आप लोगों ने देखा होगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हम फाइनली इसका मुझे क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस शेप का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालेंगे, बेलन का वर्कपीस क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले का क्षेत्रफल अगर निकाल लेते हैं तो पूरे क्षेत्रफल आ जाएगा। देन हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ हम देख लेते हैं बेलन का या हाइट क्या हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, H1 14 mm है, ये पूरा 14 mm है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें से 2.5 mm ये एरिया और 2.5 mm एरिया, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक की एरिया कितनी हो जाएगी, 2.5 तो ये हो जाएगी 2.5 और 2.5 ये भी हो जाएगी 2.5, तो 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5। अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो इसकी एरिया आ जाएगी, तो उधर से 5 माइनस करेंगे तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी इसकी हाइट, बेलन की हाइट कितनी हो गई 9 सेंटीमीटर, और जो R होगा वो 2.5 हो जाएगा। सेम यहाँ पर जो बेलन अर्धगोले की भी जो त्रिज्या होगी वो R ही होगी, अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी भी रेडियस कितनी है वो भी R ही होगी, तो R कितनी होगी 2.5 हो जाएगी। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू सबकी पुट कर देते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr², लेकिन यहाँ 2 अर्धगोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 गुणे पाई, 2 पाई देखो दोनों में कॉमन, तो पहले हम सिंपली लिख लेंगे प्लस 2 दूनी 4 πr²। यहाँ ध्यान से देखें 2 पाई और r सब जगह कॉमन है, तो 2πr बाहर निकाल लेंगे और यहाँ बचेगा h, और इस वाले में सिर्फ आपका r बच जाएगा। तो और यहाँ यहाँ 2r बच जाएगा, चूँकि यहाँ 2 भी बचेगा, 2 और r। देन यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, और r की वैल्यू 2.5 है, और यहाँ पर h की वैल्यू आई है 9 प्लस 2 इंटू r की वैल्यू कितनी है 2.5। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट आएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2 कैंसिल आउट, यानी यहाँ पर बच जाएगा आपका 22/7 गुणे 5, और यहाँ बच जाएगा आपका 9 और 2.5 दूना 5 हो जाएगा। देन इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5, और यहाँ 9 और 5 कितना होता है 14, तो 14 हो जाएगा। देन यहाँ पर 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5, यहाँ मल्टीप्लाई बाई 14 हो जाएगा, 7 × 7 7 × 14, यानी ये आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 2। इसको और सॉल्व करेंगे 22 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा इस फिगर का क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारे सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आप तो पूरी वीडियो बहुत ध्यान से 2 बार देखिएगा, फिर आपके 95% मार्क्स आ जाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग रियली में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।
एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तथा जब उसके भिन्न में 1 घटाया जाता है तो वो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए क्या होगी। माना कि हमारी वो भिन्न x/y है, तो सब प्रश्नानुसार जो भिन्न है x/y जिसमें अंश में 1 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/3 हो जाती है। अगर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x+1 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, हो जाएगा 3x+1 = y को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y हो जाएगा। देन यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3x + 3 और y को अगर ट्रांसफर करेंगे तो -y = 0 हो जाएगा। अगेन हम क्या करेंगे, सेट कर लेंगे 3x, y को लाएंगे इस तरह -y, 3 को ट्रांसफर करेंगे -3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर फिर आगे क्वेश्चन था कि अगर हर में 1 घटाया जाए तो वो भिन्न 1/4 हो जाती है, तो हर में हम 1 घटा देते हैं तो भिन्न 1/4 के बराबर हो गई। देन हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं, x को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x हो जाएगा, और y-1 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो y-1 हो जाएगा। देन 4x, y को ट्रांसफर करते हैं -y और -1 हमारा यहीं रहने देते हैं। देन 4x - y = -1, ये बन जाएगा हमारा समीकरण नंबर सेकंड। अब यहाँ पर देखते हैं y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, दोनों जगह y है। अगर हम लोग समीकरण को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। अगर फर्स्ट से सेकंड को माइनस करते हैं तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लोग करते हैं समीकरण फर्स्ट -2 समीकरण सेकंड। अब यहाँ पर अगर समीकरण फर्स्ट नोट कर दिए 3x - y = -3, ये हमारा समीकरण फर्स्ट था, इसको मैंने यहाँ नोट किया। फिर सेकंड को माइनस करना है तो 4x - y = -1 कर दिए। अब हम इसको माइनस करने वाले हैं, सिंबल चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा। देखिए +y - y कैंसिल आउट, 3x से 4x माइनस होगा तो कितना बचेगा, x बच जाएगा। यहाँ -3 और +1, 3 से +1 निकलेगा -2 बच जाएगा, x माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ बच जाएगा x = 2। हमारा आगे x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो x का मान समीकरण फर्स्ट में आप रख दीजिए। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर हम लोग क्या करेंगे, 3x - y = -3। अब समीकरण फर्स्ट में x की वैल्यू रखेंगे, 3x के बजाय x के बजाय 2 रख देंगे तो 3 दूनी 6 और -y का y = -3 हो जाएगा। देन -y 6 को ट्रांसफर करेंगे -6, देन -y = हो जाएगा -9, -6 -3 -9। यहाँ पर 3 रुपये आप किसी को उधार थे, 6 रुपये और उधार ले लेंगे तो 9 रुपये उधार हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल आउट, यानी y की वैल्यू आ गई 9। यानी आपने माना था जो यहाँ पर लिख देते हैं, आप जो अपना भिन्न माना था x/y माना था, भिन्न आपका क्या था x/y। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 9, और यही आपका आंसर हो जाएगा। 2/9 आपका परफेक्ट आंसर होगा, ये आपका आंसर हो गया। हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन सारे जितने हम करने वाले जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सभी के सभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आशा है कि इसी में से आपके पेपर में से क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपके 95% नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात करना है। माध्यक निकालने का फार्मूला क्या होता है आप लोग कमेंट करके बताइए। वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता दी गई है, तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम वर्ग अंतराल बनाएंगे, बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता खींच देंगे। वर्ग अंतराल में ये वाले जो ऊपर वाले डिजिट हैं वर्ग अंतराल में डालते हैं, बारंबारता जो है उसका बारंबारता लिखते हैं। संचयी बारंबारता निकालेंगे कैसे वो देख लेते हैं। देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 2 का 2 हो जाएगा, 2 में 3 को ऐड करेंगे 5 में 8 ऐड करेंगे 13, 8 में 6 ऐड करेंगे 13 में 6 ऐड करेंगे 19, 19 में 6 ऐड करेंगे 25, 25 में अगेन 3 ऐड करेंगे तो 28 हो जाएगा। इस तरह से 28 में 2 ऐड करेंगे 30, और जो आपकी ये 30 आती है वो n की वैल्यू होती है, कुल योग n = 30। अगर आप इसको भी प्लस करेंगे बारंबारता तो 30 ही आएगा। मुझे चाहिए होता है फार्मूला में n/2, तो n/2 आ जाएगा 15, चूँकि फार्मूला आपका होता है माध्यक बराबर L + n/2 - CF/F × h, आपको फार्मूला होता है। तो यहाँ से n/2 निकालेंगे 15 आ गया। अब आप देखिए आपका 15 किस संचयी बारंबारता में आता है, 13, तो कम पड़ जाएगा। 13 से आगे क्या है 19, तो आपका जो संचयी बारंबारता श्रेणी बनेगी बारंबारता वो 19 बन जाएगी। तो इस सीरीज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये हो जाएगा 55 लोअर लिमिट हो जाएगी, और ये कैपिटल F जो F होगा वो 6 माना जाएगा, और जो CF होगा वो 19 माना जाएगा। यहाँ से हम H भी आपको ज़रूरत पड़ती है, तो H की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का जो डिफरेंस होता है वही हमारा क्या होता है H होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने H निकाला है, देखो 45 - 40 या 50 - 45 बराबर 5 ही आएगा। L लोअर लिमिट हमारी क्या थी 55 है, यहाँ पर जो बारंबारता सेलेक्ट किए हम लोग। F कितना है 6 है, और CF कितना है 13 है, जस्ट उसके ऊपर वाली श्रेणी होती है। फार्मूला हमारा क्या है माध्यक बराबर L + n/2 - CF × F।
अपान एफ इंटू एच हो जाएगा। वैल्यू सबकी पुटअप करते हैं। एल की वैल्यू 55, एन बाई 2 15, शेप की वैल्यू 13 अपान 6 मल्टीप्लाई बाई 5। देन यहाँ पर 55, 15 से 13 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2/6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, कट करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 5 1 जा 5 और यहाँ 3 बच जाएगा। फिर से हम अगेन काटेंगे तो 3 एकम 3 पॉइंट लगाएंगे, 2 बचेगा, 3 छक 18, फिर से 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18 इससे आता रहेगा तो 1.66 छोड़ सकते हैं, या चाहे तो 1.67 लिख सकते हैं, चूँकि इस वैल्यू जो होती है एक्सपेरिमेंट ही आएगी, चूँकि ये कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। देन यहाँ पर 55 प्लस 1.66 ऐड करेंगे तो 56.66 यही आपका जो होगा वो आपका माध्यक हो जाएगा। इसका जो दिया गया आंसर था उसका माध्यक क्या होगा, 56.66 हो जाएगा। तो आइए हम लोग थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें बहुलक ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80। इसकी बारंबारता दी गई 0 10 की 7, यानी 0 से 10 जो है 7 बार आया है, 10 20 4 बार, 20 से 30 13 बार, 30 से 40 12 बार, 40 से 50 20 बार, 50 60 11 बार, 50 70 60 70 15 बार। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही उसकी क्या होता है, बहुलक हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं किस टर्म में ज़्यादा है। यहाँ ध्यान से देखिए तो 20 सबसे ज़्यादा बार आए तो बहुलक क्या हो जाएगा हमारा, 20 हो जाएगा। एक टर्म हमारा और है 70/80 भी है। इस सीरीज में बारंबारता में सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी, 20, यानी 40 से 50 20 बार आया है, तो इसका बहुलक क्या होगा, ये कॉलम हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो कॉलम हम सिलेक्ट करते हैं हमारा F1 होता है, उसके जस्ट पहले वाला F0, उसके बाद वाला हमारा F2 होता है। तो आइए हम इसको भी फार्मूले पर सेटअप करते हैं। इसको यहाँ पर भी लोअर लिमिट जो होगी वो L 40 हो जाएगी, चूँकि यहाँ भी LH F0 F1 F2 की जरूरत होगी अभी फार्मूले में। देन यहाँ पर F0 मैंने बताया कि जो कॉलम सिलेक्ट करें उसके जस्ट पहले वाला 12, और जो कॉलम सिलेक्ट करें वो F1 होता है 20, और उसके बाद वाला जो कॉलम होता है F2 होता है 11 हो जाता है। H की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल के दिखाई है 20 - 10 10 80 - 20 10, जैसे कि हमने पहले निकाला था। तो आइए इसको हम फार्मूले पर सॉल्व करते हैं। हमारा बहुलक का फार्मूला होता है L प्लस F1 - F0 अपान 2F - F0 - F2 मल्टीप्लाई बाई H। देन यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू हमारी 40 थी लोअर लिमिट, प्लस F1 की वैल्यू 20 - 12 अपान 2 × 20 - 12 - 11, चूँकि 2 × F1 की वैल्यू 20 - 12 - 11 मल्टीप्लाई बाई 10। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40 का 40 हो जाएगा, 20 से 12 माइनस करेंगे 8, और 20 दूना 40, 12 11 ऐड करेंगे तो 23 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 10। अब यहाँ पर 40 तो रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो 17 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको कट करा देंगे। इसको 10 8 जा 80 हो गया, 17 से कट कराएंगे तो 4.71 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 40 प्लस 4.71 इनको ऐड कर देंगे तो 44.71 आपका यही आंसर हो जाएगा, यही आपका बहुलक होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यदि संख्या है 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है आपका, समांतर माध्य बराबर कुल ऑब्जर्वेशन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन लिख देंगे क्या, टोटल नंबर, टोटल नंबर जितने नंबर होते हैं वो नंबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 7 + 8 + x + 11 + 14 डिवाइड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है। और इसका जो बारंबारता दिया गया है, सॉरी समांतर माध्य दिया गया x के बराबर दिया गया, x के नीचे 1 मान लेते हैं, इनको हम सिंपली प्लस कर लेते हैं। प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 40 प्लस x हो जाएगा, 7 8 11 14 को ऐड करेंगे 40, x का x बाई 5 क्रॉस x बाई 1 हो जाएगा, चूँकि जो जो समांतर माध्य दिया गया x दिया गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 40 + x को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 40 + x ही आ जाएगा, और इसको 5x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो 5x - x को ट्रांसफर करेंगे -x, 40 का 40 रहने देते हैं तो यहाँ पर 4x = आ जाएगा आपका 40। देन यहाँ पर आपको निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ जाएगी आप 40/4, कट करेंगे तो 4 × 4 4 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 10, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाती हैं वो सम संख्याएं होती हैं। 1 से 10 तक की सम संख्याओं की बात की गई तो 1 10 को हम छोड़ करके जितनी संख्याएं बचती हैं सबको लिख लेंगे। तो सम संख्या एक तो हमारी 2 हो जाएगी, और प्लस का साइन लगाते रहेंगे साथ में, 2 4 6 और 8 इतनी संख्याएं होंगी, बटे कितने हो जाएगा 4, क्योंकि जो समांतर माध्य होता है कुल ऑब्जर्वेशन कुल संख्याओं का योग बटे
कुल संख्या होता है, इसको हम ऐड करेंगे 6 4 10 18 2 20, यहाँ आ जाएगा आपका 20/4, इसको काट देंगे 4 एकम 4 4 पंचे 20, 5 आपका आंसर हो जाएगा। एक नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और हर बार पूछा भी जाता है, तो आप लोग इसको नेगलेक्ट मत करिए, अच्छे से देख लीजिएगा, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो हम लोग आइए गुणनखंड करके देख लेते हैं। 156 2 8 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब यहाँ पर 39 से ही कट होगा, सॉरी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अगेन अब 13 से ही कट होगा, 13 से 13 1 जा 13, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा आपका, अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13 हो जाएगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं और इसी में से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड पेपर में। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। जस्ट इससे पहले मुझे अपोजिट मानना पड़ेगा, यानी अगर हम मुझे अपरिमेय प्रूव करने तो परिमेय मानना पड़ेगा। माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, माना कि 2 पूर्णांक है हमारे a व b तथा a व b सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब जिनका HCF हो, a b मतलब जो HCF है 1 के बराबर होना चाहिए। तो परिमेय संख्या हमारी a/b है, जहाँ b ≠ 0 है। तो √5 को हम a/b के रूप में दिखा देते हैं, चूंकि हमने ऐसा माना है कि परिमेय संख्या है। दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने का मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर करते हैं, √5 का स्क्वायर a/b का होल स्क्वायर कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ से ओवर रूट कैंसिल हो जाएगा, 5 बच जाएगा और ये स्क्वायर/b स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 के नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, 5 का b स्क्वायर से 5b स्क्वायर हो जाएगा और a को 1 से कराएंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि a स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है, तो जो 5 है वो a से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर माना कि a = 5c है, हम यहाँ पर पुट करते हैं, c को एक नया पूर्णांक लेते हैं, a बराबर 5c मानते हैं और यहाँ पर c हमारा कोई दूसरा पूर्णांक है, तो 5b स्क्वायर यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट में a बराबर 5c रख देंगे, तो इसको अगर ओपन करेंगे 5b स्क्वायर 5 5 25, c स्क्वायर का c स्क्वायर हो जाएगा। देन यहाँ पर 5b स्क्वायर, 5 को ट्रांसफर करेंगे तो 5 से 5 एकम 5 50 25 कट जाएगा, यानी बच जाएगा 5c स्क्वायर। देन b स्क्वायर जो होगा वो 5c स्क्वायर के बराबर होगा, तो यहाँ पर भी 5 जो है b स्क्वायर से विभाजित है, तो 5 b से विभाजित होगा। अभी मैंने बताया था कि a b सहभाज्य है, तो मैंने जबकि यहाँ देखा जो a और b दोनों से 5 क्या हो रहा है, कट हो रहा है, 5 से a भी कट जाता है, b भी कट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो मानना था वो गलत है, अर्थात ए बी सहभाज्य नहीं है। और जो ए बी सहभाज्य नहीं है तो हमने जो माना था कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, वो भी गलत है, मतलब √5 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लोग लिख सकते हैं परंतु हमारे मानने के तथ्य का विरोधाभास हो रहा है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बस यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x + 3y। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। इसमें m का वो मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो यहाँ से पहले आप y की वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। तो यहाँ हम सॉल्व करते हैं, 2x + 3y = 11 और यहाँ पर नीचे लिखते हैं -4y = -24। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से सीधा माइनस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2x सेम है, तो हम अगर माइनस करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट, तो इसमें क्या हुआ था, y = 5, 7y = 35 हो जाएगा। देन y = 35/7 अपान कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 × 7 7 5 35, यानी y की वैल्यू 5 आ जाएगी। देन y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यानी जो हमारा ये समीकरण फर्स्ट है इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2x + 3y = 11। यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3, y का मान 5 है, तो 3 × 5 = 15 = 11। 2x = 11 और 15 को ट्रांसफर करेंगे -15 हो जाएगा, तो 2x = हो जाएगा यहाँ पर आपका -4। देन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, चूँकि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कट करेंगे तो x = -2 हो जाएगा। अब मुझे निकालना है m की वैल्यू, तो y = mx + 3, तो y की वैल्यू 5, m x की वैल्यू -2,
+3 यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 - 3, 3 को ट्रांसफर करेंगे -3 हो जाएगा, देन -2m हो जाएगा, 2 यहाँ पर माइनस करेंगे 2 बचेगा, 2 = -2m, m = क्रॉस करेंगे तो m = 1 आ जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अतः आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आइए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात करिए। इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, तो 2x² - 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 + 2x + 3, इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करना होता है। 3 दूनी 3 को x² कोएफिशिएंट से 3 को मल्टीप्लाई करा दो, 3 दूनी 6 आ गया। अब जो ऐड करने पर 5 आए, चूँकि यहाँ पर सिंबल 5 प्लस का है तो ऐड करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 है, तो ऐसा नंबर मुझे 3 × 2 = 6 मिल रहा है। 3 दूनी 6 माइनस प्लस करने पर 5 आता है, मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है। देन यहाँ पर 2x², 3 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 3x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा, प्लस 3 = 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर x जो है हम कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 3 -1। अगर इन टर्म में कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2x - 3, 2x - 3 दोनों में कॉमन था तो मैंने दोनों में कॉमन ले लिया, और x - 1 सिमिलरली कॉमन ले लिया अलग अलग। देन यहाँ पर 2x - 3 = 0, पहले वाले में दिखाया, तो यहाँ पर 2x = -3, तो x = क्या आ जाएगा आपका, -3/2 आ जाएगा, चूँकि +3 होगा यहाँ पर। फिर दूसरे से x - 1 = 0, तो x = 1 ट्रांसफर करेंगे तो +1 हो जाएगा। इस तरह से इसका भी आंसर आ गया 3/2 और 1। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से इसको सॉल्व करते हैं। माना हुआ धनात्मक पूर्णांक x और x + 1 है। देन यहाँ पर दोनों का वर्ग कर देंगे पहले, तो x² हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर = कितना आ रहा है, 365 आ रहा है। देन अब यहाँ पर इनको एक्सप्लेन करेंगे। x² यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, तो हो जाएगा a² + b² + 2ab यानी 2xy 2ab यानी 2x हो जाएगा = 365। देन यहाँ पर x और x² मिल करके 2x² हो जाएगा, और ये 2x का 2x ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 365 ट्रांसफर करेंगे -365 हो जाएगा। देन यहाँ पर 2x² + 2x 364 बचेगा, 365 से माइनस करेंगे तो 364 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग इसको भी बनाएंगे, फैक्टर करेंगे 364 का। 364 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x² के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे, और इसके बाद इसका जो आंसर आएगा 728 आएगा। अब 728 को इस तरह से ब्रेक करना है, माइनस करना है, कि माइनस करने पर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो उसका फैक्टर इस तरह हम कर लेते हैं, देख लीजिए ध्यान से। 728 का पहले तो आप फैक्टर कर लेंगे इस तरह से, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 2, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 9 × 10, 2 × 2 7, 1 × 7, 7 × 3 = 21, 13 से कट गया। अब यहाँ ध्यान से देखो, 7 × 14 = 28, एक तो ये बन गया, और 13 × 26, 28 से 26 माइनस करोगे 2, और 28 से 26 को गुणा कराओगे 728 आ जाएगा। तो हमारा काम हो गया। यहाँ पर 2x² 2x की जगह पे हम 28 - 26 लिख दे, चूँकि यहाँ माइनस था तो मुझे क्या करना है, माइनस करना है। 364 = 0 हो जाएगा। देन यहाँ पर 2x² ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 28 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 28 से 26 को 1 से कराएंगे, 26 से 364 का 364 हो जाएगा। देन यहाँ पर 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 14, 14 दूना 28, और यहाँ -26 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x + 14 = 0। देन यहाँ पर x + 14 दोनों में कॉमन था तो अलग अलग ले लिया, फिर 2x - 26 का 2x - 26 हो जाएगा = 0। यदि x + 14 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, -14। आपको माइनस में वैल्यू निकालनी नहीं थी, आपने तो धनात्मक संख्याएं मानी है ना, सम धनात्मक संख्याएं मानी है, सॉरी धनात्मक संख्याएं मानी, तो हम लोग दूसरे से निकालेंगे। 2x - 26 = 0, तो 2x = 26 को ट्रांसफर करेंगे, +26 हो जाएगा। देन x = 26/2 यानी 13 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। आपको निकालना था वो संख्याएं, तो पहली संख्या आपकी x थी 13, और दूसरी संख्या x + 1 थी तो 14 हो जाएगी। इस तरह से भी क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को विजिट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए, और फिर मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करना है कि यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें ज्ञात कीजिए, वास्तविक नहीं है तो ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। देन यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इसको सेम कर लेते हैं, जो 3 यहाँ से ही उसको हटा लेते हैं, पहले एक साधारण क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ 3 हटाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको सभी टर्म में। 3 × 3 = 9x² - 3 × 2 = 6x + 3 × 1 = 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 0 को 3 से कराएंगे तो 0 ही रहेगा।
तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन बनेगी 9x² माइनस 6x + 1। अब यहाँ से हम विविध कर निकाल के देख लेंगे कि मूल कैसे आ रहे हैं, वास्तविक हैं या वास्तविक नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग विविध कर प्रकार फार्मूला यूज करेंगे, d = v² - 4ac। कंपेयर कराएंगे तो a² + bx + c = 0 से अगर कंपेयर कराएंगे तो a = 9, b = -6 और c = 1 हो जाएगा, सिंपल सा। इसके बाद -6² b² कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर -6² -2 4ac तो 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 36 और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना होता है 36 1 जा 36, तो ये 36 ही हो जाएगा। 36 माइनस करोगे तो क्या होगा 0, यानी ये मूल जो है वास्तविक होंगे। यहाँ पर मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। और अगर d = 0 है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर मूल 9x² - 6x + 1 = 0। यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको, 9 1 जा 9 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने पर 9 है और प्लस करने पर 6 है तो 3 3 जा 9 और 3 + 3 बराबर कितना होता है 6। तो हमारा काम हो गया। 6 के बजाय पे 3 + 3 लिख सकते हैं। तो 9² - 3 + 3x + 1 = 0। देन यहाँ पर हो जाएगा 9x² - 3x + 1 = 0। यहाँ से 3x अगर काम में ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 1 और यहाँ -1 काम में ले लेंगे तो 3x - 1 बच जाएगा = 0। देन यहाँ पर 3x - 1 एक ब्रैकेट में और 3x - 1 एक ब्रैकेट में, चूँकि वैल्यू तो सेम आनी है। 3x = 1 तो x = कितना हो जाएगा 1/2, ये दोनों का आ जाएगा 1/2। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अतः आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसके एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एवरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने बहुत सारी मेहनत भी की है, बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन किया है, तो आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, k का मान याद कीजिए यदि उसके मूल दोनों मूल बराबर हैं। k का मान याद कीजिए यदि उसके दोनों मूल बराबर है। तो यहाँ डिविज कर क्या दिया गया है 0 दिया गया है, सिंपल सी बात है। तो b² - 4ac = 0। तो b क्या है हमारा k है। कंपेयर कराना तो आप जान ही गए होंगे, a² + b + c = 0 से कंपेयर कराएंगे तो b² - 4ac = 0। b की वैल्यू k है तो k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू कितनी है 3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। k² 4 × 8 = 24, ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 24 हो जाएगा, -24 था। देन यहाँ पर k की वैल्यू √24 आ जाएगी। और फिर k को हम चाहें तो इस तरह से, मतलब 24 को इस तरह लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 × 24, 2 पेयर, एक पेयर तो यहाँ बाहर हो जाएगा, सिंपली इसको बाहर कर लेंगे, 3 दूनी 6 लिख देंगे √6 और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की विजिट करते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके अच्छे से आप देख लीजिएगा, और इसके बाद भी आपको जो समझ में नहीं आता है तो आप इसको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मैं इसको डिटेल में आपको समझा दूंगा। और इसकी PDF पाने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने कुछ AP के क्वेश्चन भी लिए हैं, चूँकि AP से क्वेश्चन इस बार बनेंगे, बिकॉज AB का पहले नहीं आया था, लेकिन इस बार टॉपिक ऐड हुआ है AP का, तो वो भी यहाँ से भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। एक मैंने AP लिया है 2-3 क्वेश्चन। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद मतलब पहला पद 2 है और जो सार्वधातुक है वो 5 है, चूँकि 7 से 2 माइनस करेंगे 5, 12 से 7 माइनस करेंगे 5 आएगा। n = 10, 10वां टर्म आपको निकालना है। तो T10 बराबर कितना दिया गया है, T10 निकालना है, a + n - 1 × d। यहाँ पर T10 = a की वैल्यू कितना है 2 है, n - 1 यानी 10 - 1 × 5। देन यहाँ पर T10 = 2 और 10 में से 1 माइनस करोगे 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। तो 45 और 2 मिला करके कितना हो जाएगा 47। इस तरह से T10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 47 हो जाएगी। इस तरह से आपका भी क्वेश्चन फिनिश्ड हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। यहाँ पर एक AP मैंने दूसरी ली है। 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 होगा, -81 कौन से टर्म पर आएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ भी जो A है 21 सार्वधातुक 18 से 21 माइनस करेंगे -3 और 18 से 21 माइनस करने पर क्या आएगा -3। T9 यहाँ पर दिया गया है -81, TN पर दिया गया है -81। टर्म्स आपको नहीं पता किस टर्म पे 81 आएगा, तो वही आपको टर्म पता करना है, नहीं n फाइंड आउट करना है। देन यहाँ पर Tn = a + n - 1 × d, बट Tn पता है तो Tn कितना हो जाएगा -81, a की वैल्यू 21 प्लस n - 1 × d की वैल्यू -3। तो 81, 21 को ट्रांसफर करेंगे -21, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -3 को n से मल्टीप्लाई कराएंगे -3n हो जाएगा और +3 हो जाएगा। अगेन +3 को ट्रांसफर करेंगे तो वो भी -3 हो जाएगा। 102 और 103 105 हो जाएगा, माइनस का 105 और माइनस का 3, माइनस कैंसिल कर देंगे तो 105 बराबर 3n हो जाएगा। देन n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 5 15 35 आ जाएगा, यानी n बराबर 35 होगा, यानी 35वां टर्म जो होगा वो
क्या हो जाएगा, -81 के बराबर होगा। यानी 21, 18, 15 ऐसे 35वें टर्म तक जाएंगे तो -81 आपको मिल जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है आपका, दिया गया है यदि LM पैरेलल होगा CB के, LN पैरेलल है CD के, तो सिद्ध कीजिए AM/AB = N/AD। यानी LM जो होगा वो CB का पैरेलल होगा और जो LN है वो CD के पैरेलल है। तो यहाँ पर हम पहला स्टार्ट करते हैं। चित्र में दिया गया है LM पैरेलल BC, LM पैरेलल CB या BC, देन थेल्स थ्योरम का अगर हम यूज करेंगे, अगर दोनों साइड्स पैरेलल हैं किसी भी ट्रायंगल की तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होती हैं, ऐसा थेल्स थ्योरम आपका कहता है। तो हम लिख सकते हैं AM/MB = L/LC। तो उसको मैंने लिख दिया AM/MB = L/LC, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए LN जो है CD के पैरेलल है, तो यहाँ इसके भी करस्पॉन्डिंग साइड AL/LC N/ND क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी और इक्वल होंगी। देन यहाँ पर लिख सकते हैं AN/ND = L/LC, किसके थ्योरम, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी हो जाएगा। अगर समीकरण फर्स्ट सेकंड से हम देखें तो AM = MB है, L = AC और यहाँ पर AN/AD जो है वो L/LC के बराबर है। तो हम कह सकते हैं AM/MB जो होगा वो AN/AD के बराबर हो जाएगा, चूँकि M/MB L/AC है और AN/AD ही L/AC, यानी एक ही लोगों का नाम है, यहाँ पर एक ही लोगों का नाम है। तो हम कह सकते हैं AM/MB जो होगा वो AN/ND हो जाएगा। इस तरह से आपका थ्योरम ये प्रूव हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि PQ पैरेलल टू RS है तो सिद्ध करना है POQ सिमिलर होगा SOR के, यानी पहला वाला ट्रायंगल जो ये POQ है वो SOR के सिमिलर हो जाएगा। इसको आपको प्रूव करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। PQ जो होगा वो RS के पैरेलल है, ये दिया गया है। तो एंगल P जो होगा यानी ये होगा एंगल P, एंगल A से एक आंतरकोण बन जाएगा। सेम एंगल Q जो होगा एंगल R, ये भी एक आंतरकोण बनेगा। और ये कोण POQ और ROS ये शीर्षाभिमुख कोण बन जाएंगे, चूँकि एक दूसरे के सामने हैं। तो यहाँ हम तीनों कोण लिख लेते हैं सिमिलरली। शीर्षाभिमुख कोण, अगर तीन चीज़ किसी भी ट्रायंगल के मिल जाते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। तो ट्रायंगल POQ सिमिलर टू ट्रायंगल SOR किससे, AAA से। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये नंबर 2 नंबर 4 नंबर या 6 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, AB और A-B के बीच की दूरी याद करिए। यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर लग जाएगा। देन यहाँ पर पहला वाला टर्म ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। देन वैल्यू सबकी पुट करते हैं तो x1 x2 a + a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, चूँकि माइनस का प्लस हो जाएगा। देन ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2b का स्क्वायर। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 4² + 4b², यहाँ से 4 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा a² + b²। 4 को बाहर ले लें, चूँकि एक पेयर बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा 2√a² + b²। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्र को। तो डिस्टेंस फार्मूला से x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर यहाँ भी यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर x1 y1 x2 y2, बट यहाँ मात्र 10 दिया गया, डिस्टेंस 10 दिया गया है। देन यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर x1 कितना है 2 और x2 कितना है 10, तो 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस x1 कितना है आपका y1 है आपका -3, y2 y है, तो इसका होल स्क्वायर = 10 के बराबर हो जाएगा, चूँकि 10 यूनिट दी गई है। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट मैंने ओपन कर दिया है 9 + y² + 6y = 10, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ओवररूट हट जाएगा, ये 100 हो जाएगा। देन यहाँ पर 8 × 64 ट्रांसफर कर लेंगे। ये वास्तव में क्या लिखा हुआ है, 3 + y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैंने 3 + y का होल स्क्वायर दोबारा से कर दिया। देन यहाँ पर हो जाएगा 3 + y का होल स्क्वायर = माइनस करेंगे 36। देन यहाँ पर 3 + y का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यहाँ पर 3 + y = 6। देन 3 + y = 6, तो y की वैल्यू 6 - 3 हो जाएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। इस तरह से इसका आंसर 3 होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यहाँ पर हम लोग सेक्शन फार्मूला यूज करने वाले हैं। सेक्शन फार्मूला आपका क्या होता है, याद करने का आसान तरीका होता है, पहले आप m1 + m2 बट m1 + m2 लिख दीजिए, बीच में x2 x1 लिख दीजिए, यहाँ पर कॉमा m1 + m2 / m1 + m2 y2 y1 हो जाएगा। इस तरह से फिर इसकी सबकी वैल्यू हम पुट कर देंगे।
तो ये पहली बात x1 y1 x2 y2 m1 m2, ठीक है। सबकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ पर x2 4 हो जाएगा, m1 2 हो जाएगा, x1 -1 m2 3 हो जाएगा। यहाँ पर y2 -3 m1 2 प्लस y1 7, यहाँ पर m1 जो होगा 3 हो जाएगा और 2 + 3 m1 m2 5 हो जाएगा। देन यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 4 × 8 3 × 3 बाई 5 और यहाँ 3 × 2 6 7 3 21, इसको माइनस करेंगे तो 5/5 वही बन जाएगा 15/5। कट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। इस तरह से आपका जो कोऑर्डिनेट आएगा वो 1, 3 हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यदि a और b क्रमशः -2 और 2 कामा 4 हो तो बिंदु P के निशान ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB और हो सके हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। जैसे एक हमारा ये कहना चाहता है A और B 2 पॉइंट है, P कोई बिंदु है जो 3 रेशियो ये जो है जो आपका रेशियो दिया गया इसमें डिवाइड हो रहा है 3/7 में। तो पहले हम रेशियो ही निकाल लेते हैं, किस रेशियो में डिवाइड होता है। अगर AP/AB बराबर 3/7 है तो AP पूरा 3 है और AB पूरा 7 है, तो ये 3 है तो ये कितना 4 हो जाएगा। तो P भी आपका 4 होगा, यानी किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है 3 रेशियो में 4 में डिवाइड हो रहा है। तो ये आपका m1 बन जाएगा और ये आपका m2 और x1 y1 और ये क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। फिर हम लोग वही सेक्शन फार्मूला लिखेंगे और पूरी वैल्यू पुट कर देंगे सेम टू सेम। पूरी वैल्यू मैंने पुट कर दिया है यहाँ पर, वैल्यू आपको पुट करना ही गया होगा तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग करते हैं, चूँकि टाइम ज़्यादा है नहीं, पूरा डिटेल में समझाएंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं आप, जहाँ पर आपकी मैं पूरी मदद करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 7 और 4 4 जा 16 और 4 2 जा -8/7 हो जाएगा। देन यहाँ पर 8 से 6 माइनस करेंगे -2/7 और ये -24/7 हो जाएगा। देन आपका यही आपका आंसर होने वाला है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। इससे मैंने सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया है तो बार बार कहने से मतलब नहीं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे चुने हुए क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन हैं। तो हम हर बार नहीं बताएंगे कि अच्छा वाला क्वेश्चन है इसको और अच्छे से करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर इतने आप करके जाते हैं तो अच्छे नंबर आएंगे, चूँकि आपके 20 क्वेश्चन MCQ के आते हैं, 5 2 नंबर वाले आते हैं, 5 2 7 6 2 8 8 4 14 8 4 12 12 4 16 लगभग 17 18 क्वेश्चन ही आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से करिएगा इन सबको। मैं प्रत्येक पर नहीं बताऊंगा ये अच्छा है ये बहुत अच्छा है, इसको लर्न करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु A के निशान याद कीजिए जहाँ AB का वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है। तब B एक निर्देशांक है, तो इसको हम पहले समझ लेते हैं फिगर में। जैसे एक फिगर हमारा एक सर्कल है जिसमें AB 2 पॉइंट हैं, ये व्यास है हमारा, और जो केंद्र है वो C है 2, -3 है, और B का निर्देशांक जो दिया गया 1,4 A का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ से हम ध्यान से देखें, मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु की दूरी का फार्मूला लगा सकते हैं। x1 + x2/2 होता है, y1 + y2/2 होता है। आपको x1 y1 नहीं पता है तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। x, y मध्य बिंदु पता है 2, -3, x1 + 1/2 y1 + 4/2, y2 4 है 4/2 कर देंगे। देन यहाँ पर कंपेयर करा देंगे, ये x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट से कंपेयर करा देंगे तो 2 x1 + 1/2 कंपेयर कराएंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और x1 + 1 हो जाएगा। देन यहाँ पर x1 बराबर 1 ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा -1, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बच जाएगा। देन यहाँ पर -3 बराबर y1 + 4/2 तो 3 दूनी 6 और y1 + 4 हो जाएगा। तो y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 को ट्रांसफर करेंगे -10 तो y की वैल्यू -10 हो जाएगी। इस तरह से x y जो कोऑर्डिनेट होगा आपका 3, -10 हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया 15 cot A = 8, तो sin A × sec A की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर cot A का मान क्या हो जाएगा 8/15, 15 को ट्रांसफर करेंगे तो 8/15, और ये क्या होता है आधार बटे लंब होता है। मुझे sin A sec A के लिए कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से हम निकालते हैं कर्ण की वैल्यू। कर्ण की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, BC आपकी कर्ण है तो BC हाइपोटेन्यूस = हो जाएगा 15 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ चाहो तो लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपका 15 स्क्वायर + 8 हो जाएगा, 15 स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे तो 289 होगा। देन कर्ण की वैल्यू 17 हो जाएगी, 17 का स्क्वायर 289 होता है। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 15/17। ये 15 था, कर्ण था आपका 17, तो 15/17 हो जाएगा। सेक की वैल्यू आपका कर्ण बटे आधार होता है तो 17/8 हो जाएगा। कर्ण बटे आधार हो जाएगा 17/8, इसका आंसर हो जाएगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका tan A + B = √3 और tan A - B = 1/√3।
तो यहाँ पर आपको बताना, जबकि दिया गया जो a प्लस बी हो 90 डिग्री से कम होगा, a बड़ा होगा b छोटा होगा, a b निकालना है आपको। तो tan a प्लस बी बराबर √3 दिया गया है। देन जिसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60, बिकॉज tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। आगे दिया गया tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan कैंसिल आउट यहाँ हो जाएगा, यानी a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर देंगे, चूंकि यहाँ माइनस बी प्लस बी है तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a मिलकर के 2a और 60 30 90 हो जाएगा। यहाँ पर a की वैल्यू 90 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 आ जाएगा। देन यहाँ a का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 60, a का मान 45, b 60 का 60, तो b इक्वल टू 15 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। a b दोनों की वैल्यू आ गई, a 45 है और b 15 है, a बड़ा है b छोटा है, a ग्रेटर देन टू b। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रिविजिट करते हैं। अब यहाँ से आपके प्रूवमेंट, ट्रिग्नोमेट्री के प्रूवमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा प्रूव करना है आपको। तो पहले RHS पार्ट ले लेते हैं। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, देन यहाँ पर कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू कॉस साइन थीटा होता है का होल स्क्वायर। देन यहाँ पर ध्यान से देख के तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा, चूँकि साइन थीटा सेम है तो ये हो जाएगा, ब्रेकेट ओपन करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, देन 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। लिख दीजिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, आपका LHS आ गया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया, चूँकि RHS बराबर LHS आ गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए के बराबर दिया गया। यहाँ पर RHS पार्ट टेक कर लेते हैं। तो एक कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई करा देंगे क्रॉस, तो कॉस ए का कॉस ए से कराएंगे कॉस स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से कराएंगे 1 प्लस साइन ए स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, और ब्रेकेट ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 और प्लस 1 मिला करके 2, और 2 साइन ए का 2 साइन ए हो जाएगा। देन यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए कॉस ए ऐसे रहेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, और यहाँ 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 और कॉस ए 2 अपन कॉस ए 1 और 2 अपन कॉस हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपन कॉस ए जो होता है 1 अपन कॉस ए जो होता है उससे के बराबर होता है, तो उससे के 2 का 2 हो जाएगा। 2 से के ये आपको प्रूव करना था, ये आपका LHS आ गया। तो RHS इज इक्वल टू क्या आ गया LHS, और ये हमारा प्रूवमेंट था, तो ये प्रूव हो गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन है आपका, ओवर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए आपको प्रूव करना है। देन टेकिंग RHS पार्ट, यहाँ भी ओवर रूट करके पूरा लिख लेंगे। देन ओवर रूट 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, चूँकि 1 माइनस साइन थीटा की संगमी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जब चाहे तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। देन यहाँ पर लेकिन हमारा यहाँ काम हो रहा है तो हम ऊपर नीचे संगमी से मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो आपका 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला यूज करेंगे, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस प्रकार से 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा भी सेक थीटा होता है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। इस तरह से ये भी आपका प्रूव हो गया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा को तो हम साइन थीटा ही रहने देंगे, -2 साइन क्यूब थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी सेम काम हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। देन यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा हम कॉमन ले लेते हैं, साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस थीटा कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। देन यहाँ पर साइन थीटा यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा आपका कॉस थीटा, और यहाँ -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका साइन थीटा तो रहेगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
और नीचे आ जाएगा कॉस थीटा और यहाँ 1 -1 + 2 cos स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पर ये आपका तो tan थीटा हो जाएगा और यहाँ आपका बचेगा ये 2 से 1 माइनस करेंगे -1, यहाँ 2 से 1 माइनस करेंगे -1, तो ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ सॉरी -2 + 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होकर के आपका ये 1 आ जाएगा, तो tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो tan थीटा हो जाएगा और ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ये आपको लाना था, देख सकते हैं RHS बराबर क्या आ गया आपका LHS आ गया, यही आपका आंसर होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर विजिट करते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु पे त्रिकोणमिति की एप्लीकेशन से क्वेश्चन है। ये लॉन्ग में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको लॉन्ग के पर्पज से देखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शिखर के भवन पर एक ध्वज को लहराया गया है। देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप समझ में आ जाता है तो बहुत इजीली कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको पहले फिगर फर्स्ट देख लेते हैं। भूमि के एक बिंदु, ये हमारा देख लीजिए, पहले समझ लीजिए, ये आपका भूमि हो गया, जो AB भूमि है और DB जो है वो फ्लैग है, भूमि के ऊपर फ्लैग लगा हुआ है। कोई व्यक्ति यहाँ से इस पॉइंट से B को देखता है, यानी कि जो भूमि है भूमि के शीर्ष को देखता है तो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। वही व्यक्ति सीधे फ्लैग के शीर्ष को देखता है तो 45 डिग्री का एंगल बनाता है। बस इतना ही इसमें दिया गया है और बस सॉल्व करना है। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। भवन के शिखर पर एक ध्वज फहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री बताया जाता है। तो ध्वज की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी याद कीजिए। यानी आपको DB ध्वज का लंबाई निकालना है, कितना बड़ा ध्वज है, और ये AP निकालना है। दिया क्या है, क्या यहाँ पर भवन की ऊंचाई 10 मीटर और यहाँ पर एंगल BAP दिया गया है 30 डिग्री और PAD पूरा एंगल दिया गया है 45 डिग्री। तो मैं इसको लिख देता हूँ। फिर ध्वज दंड की लंबाई कितनी है, DBX, मैंने इसको मान लिया है कि जो ध्वज दंड की लंबाई है वो 100 मीटर है। तो और जो P से भवन की A तक भवन की दूरी है वो कितनी है, PA है। तो समकोण त्रिभुज BPA लेने पर पहले हम सिंपल छोटा सा त्रिभुज लेते हैं। तो tan 30 = हो जाएगा AB/AP, लंब बटे आधार, लंब और ये आधार, तो 10/AP हो जाएगा। यहाँ से AP की वैल्यू निकल के आ जाएगी। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10√3 मीटर हो जाएगी। देन यहाँ पर भवन की दूरी कितनी हो जाएगी, 10√3, AP तो भवन था हमारा, भवन की दूरी थी, तो इंटू √3 की वैल्यू पुट करेंगे 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 7.32 मीटर आ जाएगा। देन आपको निकालना फ्लैग की लंबाई, तो AD बराबर, सॉरी ये पूरा AD, हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, क्या PAD लेंगे, तो यहाँ पर मुझे जो लंब होगा उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो AB/BD यूज कर दे, AB + BT यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो AP + BD जो होगा 10 + x मीटर हो जाएगा। समकोण त्रिभुज PAD में tan 45 = AD/AP, देन 10 + x = tan√3। देन यहाँ पर 10 + x / tan√3 और क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम कराएंगे तो 10 + x tan√3 हो जाएगा। x बराबर tan√3 में 10 कॉमन हो जाएगा, √3 - 1 आपका बच जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.32 - 1, चूँकि 1.732 वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 7.32 और ये आपकी ध्वजदंड की लंबाई होगी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। लॉन्ग में क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बस इसको समझने की देरी होती है, समझ में आ जाए तो बहुत ईजिली कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम विजिट करते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग समांतर माध्य का भी कर लेते हैं। वर्ग अंतराल इतना इतना दिया गया है, बारंबारता यहाँ पर आपको दी गई है। देन यहाँ पर इसका हल हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम लोग एक कॉलम बना लेंगे, इसको हटा देते हैं। सीट अच्छे से देख लीजिए, वर्ग अंतराल पहले लिख लिया मैंने, बारंबारता लिख दिया। अब XI कैसे निकालेंगे, XI में वर्ग अंतराल की अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, 17.5 आ जाएगा। 20 + 25 हाफ करेंगे 17.5, 25 + 40 का आधा करेंगे 32.5, 40 55 को जो ऐड करके आधा करेंगे 47.5, 55 70 को ऐड करके आधा करेंगे 62.5, 70 85 को ऐड करके आधा करेंगे 77.5, 85 100 को आधा करेंगे ऐड करके तो 92.5 आ जाएगा। इस तरह से मुझे कोई इसमें एग्ज्यूम करना पड़ता है। ये चूँकि हम एग्ज्यूम मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, इसको डाटा बड़ा था, डाटा छोटा होगा सिंपल मेथड, डाटा बड़ा होगा तो एग्ज्यूम मेथड से आप कर सकते हैं। 3 मेथड और तीनों में से कोई भी तरीके से करिए, आपका आंसर आना चाहिए। जब तक वो या तो फिर मेथड बोलेगा एग्जामिनर तब आपको मेथड यूज करना है, अदरवाइज आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैं एक इसको 62.5 को एग्ज्यूम कर रहा हूँ, तो DI कैसे निकालेंगे, अब XI - A कर देंगे। तो XI हमारा 17.5 था, ये आपने 62.5 एग्ज्यूम किया है। माइनस करेंगे 45, सेम 32.5 में इसको माइनस करेंगे 30, -30, इसको इससे माइनस करेंगे -15, इसी को इससे माइनस करेंगे 0, इसको इससे माइनस करोगे, इसको इससे माइनस करोगे 15, इसको इससे माइनस करोगे 30। अब निकालना है आपको FIDI। FIDI कैसे निकालते हैं, FIDI को मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी 45 दूना 90, माइनस का 30 तिनिया 90, 15 7 105, 0, 15 छक्का 90 और 30 छक्का 180 हो जाएगा।
इस तरह से इसका जो सम आएगा सिग्मा एफ आई डी आई का वो 285, यहाँ तक 285 हो जाएगा और नीचे का 270 हो जाएगा, माइनस करने पर -15 हो जाएगा। और इसका जो बारंबारता का सम है वो 30 के बराबर होगा। देन यहाँ पर हम माध्य निकालते हैं। माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई फार्मूला होता है। देन x बार इज इक्वल टू 62.5 मैंने एक जूम किया प्लस ये -15 आया एफ आई डी आई अपन एफ आई 30 आया, क्रॉस करेंगे 1/2 माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 1/2 का मतलब 0.5, इसको माइनस करेंगे तो 62 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ने तो आपका वीडियो ही फिनिश्ड हो गया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और वीडियो को अगेन मैं कह रहा हूँ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अब आप लोग मैथ का पेपर देने जाइएगा, देखिएगा सारे क्वेश्चन इसी में से आएंगे। और अच्छे से पेपर मैं शुभकामना करता हूँ कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और सारे बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले। थैंक यू।